डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टार्ट किए थे टॉपिक, और उसमें हम बताए थे कि जो ओसवाल्ड टिप्पो ने पौधों को, जो प्लांट किंगडम है, उसको दो उपजगतों में बांटा था। एक जो था थैलोफाइटा और दूसरा जो है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, जिनमें से हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और कवक के बारे में तो ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसको एक किंगडम के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। फिर देखेंगे दूसरा जो सब किंगडम है एम्ब्रियोफाइटा, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि जो एम्ब्रियोफाइटा है, इसका नाम एम्ब्रियोफाइटा क्यों पड़ा, इस उपजगत का नाम एम्ब्रियोफाइटा क्यों पड़ा। तो देखेंगे इसका अगर संधि विच्छेद करें तो एम्ब्रियो का अर्थ होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण होता है। ठीक है, और फाइटा जो है इसका अर्थ होता है पादप, यानी ऐसा पौधा जिनके लाइफ साइकिल में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, उन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एम्ब्रियोफाइटा उपजगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें भ्रूण का निर्माण होता है। यही कारण है कि इसका नाम एम्ब्रियोफाइटा रखा गया। ठीक है, देखेंगे एम्ब्रियोफाइटा के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। प्रमुख लक्षणों के बारे में अध्ययन कर लें एक एक करके। पहला लक्षण देखेंगे, पहला लक्षण तो यही हो जाएगा, इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर यही है कि इनके लाइफ साइकिल अर्थात जीवन चक्र में भ्रूण का बनना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी पाया भी जाता है, भ्रूण बनता है इनके लाइफ साइकिल में। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर देखेंगे कि इनके जितने भी सदस्य होते हैं बहुकोषकी होते हैं। शैवालों में आप लोगों को हम बताए थे कि शैवाल बहुकोषकी भी होते हैं, एक कोष के भी होते हैं, उनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। लेकिन देखिए एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उनमें भ्रूण भी बनता है, इसके साथ साथ ये सभी क्या होते हैं? बहुकोषकी होते हैं। बहुकोषकी बता चुके हैं आप लोगों को। तीसरा लक्षण देखेंगे, तीसरा क्या है? इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है। ये पीढ़ी एकांतरण क्या है ये भी जान लिया जाए। पहली बार ये वर्ड आ रही है। तो देखिए पौधे के लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं बनती है। एक जो होता है गैमेटोफाइट अवस्था होता है और एक होता है स्पोरोफाइट अवस्था। गैमेटोफाइट अवस्था में गैमीट्स का निर्माण होता है, जैसे मेल गैमीट्स, ठीक है, फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, और स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। एक बार और बताते हैं, इनके लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं आती है। एक होता है गैमेटोफाइट अवस्था जिसमें गैमीट का निर्माण होता है, अगर मेल है तो मेल गैमीट, अगर फीमेल है तो उसमें फीमेल गैमीट बनेगा। जैसे गैमीट ये है मेल गैमीट, फीमेल गैमीट जो बता रहे हैं। जैसे अगर नर हो तो नर में जैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, मानव का केस लें, तो और मादा हो तो मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। तो उसी को हम कह रहे हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कह रहे हैं। ठीक है, तो गैमेटोफाइट अवस्था में मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर का निर्माण होता है। ये दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट करके एक के बाद एक आती रहती है, इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण लक्षण है एम्ब्रियोफाइटा का। ठीक है, बाद में देखेंगे एम्ब्रियोफाइटा को पुनः दो भागों में बांटा गया। देखेंगे आप, एम्ब्रियोफाइटा को दो संघों में बांटा गया। वो कौन कौन से दो संघ हैं जान लिया जाए। एम्ब्रियोफाइटा को दो संघों में बांटा गया। पहला संघ जो है वो है ब्रायोफाइटा और दूसरा संघ जो है ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा पहला देखेंगे संघ है फाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइटा
दूसरा संघ जो है ट्रेकियोफाइटा है। ये दो संघ है। अब इन दो संघों के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, जिनमें से पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा, इसको बाद में अध्ययन करेंगे। देखेंगे ब्रायोफाइटा जो है इनके प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनको पादप जगत का उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रायोफाइटा के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में उभयचर क्लास अध्ययन किए हैं, उसमें हम आप लोग को उभयचर में बताए होंगे कि उभयचर के सबसे स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वो डुअल नेचर के होते हैं। वो अपना जीवन जल में भी सर्वाइव कर सकते हैं और स्थल पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, ये भी प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, ये इनके कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो जलीय होते हैं, ठीक है, जल में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं स्थलीय होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नमी युक्त स्थानों पर ही पाए जाते हैं जहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा हो। ठीक है, और इनमें निषेचन क्रिया करने के लिए जल आवश्यक होता है, क्योंकि जल ही माध्यम बनता है निषेचन क्रिया कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पादप जगत के ये उभयचर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि इनके लोकेशन जान लिया जाए, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर नमी युक्त स्थानों पे पाए जाते हैं, ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, दीवारों पर भी, मिट्टी पर भी, चट्टानों पर भी। ठीक है, और जो पुराने पेड़ पौधे हैं उनके छाल पर भी ये ज़्यादातर इनके सदस्य पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ये लोकेशन हुआ। दूसरा देखेंगे कि इनके जितने सदस्य हैं भाई, इनके सभी की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल तो पाया जाएगा क्योंकि ये सब पादप जगत के अंतर्गत है, और पादपों में शुरू में ही हम बताए थे आप लोगों को कि इनके सदस्यों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और यह क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए ये भी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रोफ होते हैं। ठीक है, अगला लक्षण देखेंगे कि इनके सदस्यों में देखेंगे निषेचन क्रिया जो होती है, निषेचन क्रिया करने के लिए जल आवश्यक होता है। बिना जल का निषेचन क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, जो नर जननांग होता है, ठीक है, जिसे हम कुंधानी कहते हैं या एंथ्रीडियम कहते हैं, नर जननांग को ध्यान देंगे, नर जननांग को कुंधानी कहते हैं या इसी को एंथ्रीडियम कहते हैं। इसी एंथ्रीडियम के अंदर जो नर जनन कोशिका बनता है या मेल गैमीट कहते हैं, वह कहलाता है एंथ्रोजॉइट। क्या कहलाता है, एंथ्रोजॉइट कहलाता है। जैसे मानव के केस में शुक्राणु हम कहते हैं, उसी तरह इसके केस में हम क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइट कहेंगे। मानव के केस में जैसे नर जनन कोशिका प्रमुख जो होता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसी तरह इनमें जो नर जननांग होता है उसे हम कुंधानी कहते हैं अथवा एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर एंथ्रोजॉइट्स का निर्माण होता है। जो मादा जननांग होता है देखेंगे उसे स्त्रीधानी कहेंगे, आर्चिगोनियम कहेंगे। ठीक है, स्त्रीधानी कहेंगे, स्त्रीधानी कहेंगे, या इसी को हम इंग्लिश में आर्चिगोनियम कहते हैं। और उसी आर्चिगोनियम के अंदर, ठीक है, नर जनन कोशिका का निर्माण होता है, ईग का निर्माण होता है। ठीक है, देखेंगे ये यहाँ पे बना भी देते हैं इसका फिगर। ये है आर्चिगोनियम, ये है आर्चिगोनियम है। ठीक है, आर्चिगोनियम है, ये ईग सेल है, अंदर की ओर जो है ईग सेल है। ठीक है, जब कुंधानी परिपक्व हो जाता है तो ये फटता है, और फटने के बाद उनमें से हजारों की संख्या में एंथ्रोजॉइट्स निकलते हैं, नर जनन कोशिका निकलते हैं, और ये जल में आ जाते हैं। फिर जल में तैरते हुए ये आते हैं कहाँ, स्त्रीधानी के पास आते हैं, और स्त्रीधानी के अंदर ये क्या करते हैं, जो ग्रीवा होती है, इसे हम ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, नेक, इससे प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके
ये ईग सेल के साथ मिल जाते हैं, निषेचन क्रिया हो जाती है, ठीक है। और निषेचन क्रिया होने के बाद जाइगोट बनता है, फिर अगली प्रवस्थाएं भ्रूण, ये सारी संरचनाएं आगे की ओर बनती रहती हैं, ठीक है। तो इनमें देखेंगे निषेचन क्रिया करने के लिए जल आवश्यक है, क्योंकि जल ही एक ऐसा माध्यम है जो इनके नर जनन कोशिका को मादा जनन कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला लक्षण देखेंगे, इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, ठीक है। संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, माफ कीजिएगा, संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल अनुपस्थित होता है। ये संवहन ऊतक क्या होता है देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं यही मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिनमें जाइलम जो होता है क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, लेकिन यह दोनों संरचनाएं जो हैं इनमें नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगला लक्षण देखेंगे, इनमें जनन क्रिया कैसी होती है, तो जनन क्रिया अलैंगिक होती है, इसके साथ साथ लैंगिक भी होती है, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को इससे पहले भी बताए होंगे कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जनन के इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होती है, तो लैंगिक जनन का यही हम बताएं यहाँ पे जो कि, ठीक है। लैंगिक जनन में जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, और ये नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन क्रिया होती है। तो लैंगिक जनन क्रिया में निषेचन क्रिया भी होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जनन क्रिया अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है, ठीक है। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण अभी मैं बताया हूँ कि पीढ़ी एकांतरण क्या होती है, देखेंगे कि अभी मैं बताया कि इनके लाइफ साइकिल में दो प्रवस्थाएं आती हैं, दो प्रवस्थाएं इनके लाइफ साइकिल में आती हैं। कौन कौन से, एक जो होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। दूसरा जो होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो प्रवस्थाएं होती हैं या अवस्थाएं होती हैं। ये दोनों अवस्थाएं, इसमें गैमेटोफाइट में गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। नर जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, या मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है इस अवस्था में। और स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं, गैमेटोफाइट आएगा तब स्पोरोफाइट आएगा, फिर गैमेटोफाइट आ जाएगा, फिर स्पोरोफाइट आएगा। इस प्रकार ये एक के बाद एक ये पीढ़ी आती रहती है, ये अवस्थाएं आती रहती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य पौधा किस अवस्था में होता है ये जानेंगे। तो मुख्य पौधा जो होता है गैमेटोफाइट अवस्था में होता है। याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनका मुख्य प्लांट जो होता है वह गैमेटोफाइट अवस्था में ही पाया जाता है, स्पोरोफाइट अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल जान लिया जाए कि कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, सदस्य कौन कौन से हैं। तो इनके एग्जाम्पल है देखेंगे, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है, ये सब इनके सदस्य हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया इनके सदस्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगले ट्रेकियोफाइटा के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।